नाज़रीन, नेतन्याहू की गवर्नमेंट बिल्कुल गिरने के दहाने के ऊपर पहुंच गई है और बहुत ज्यादा चांसेस पैदा हो गए हैं क्योंकि एक और पार्टी जो है वो नेतन्याहू के कोalition से निकल गई है, जिसके साथ ही नेतन्याहू की जो मेजॉरिटी है वो अब खत्म हो गई है। नेतन्याहू की जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में वो अब खत्म हो गई है। अब एक बाकायदा वोटिंग की तरह मामला जा सकता है जो ईरान जंग से पहले चला गया था, अब दोबारा यानी वही बिल्कुल एग्जैक्ट सूरत हाल पैदा हो गई है। दूसरी पार्टी नेतन्याहू के कोalition से निकल गई है। इजराइल के अंदर बड़ा आप कह लें कि जो तहरीक जारी थी उसमें एक डिसाइडिंग मोड जो है वो इस वक्त आ गया है और इस सबसे तवज्जो हटाने के लिए नेतन्याहू जो है वो अब कोई भी जंग छेड़ सकता है, जिसमें अब उसने सीरिया की जो जंग है वो एटलीस्ट छेड़ दी है। नेतन्याहू के ऑर्डर के ऊपर लार्ज स्केल हमले इजरायली आर्मी ने शाम के ऊपर शुरू कर दिए हैं और अल शरा की जो फोर्सेस हैं उनके बहुत सारे लोग जो है वो उसके अंदर मारे गए हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं बड़ी तादाद के अंदर वो मारे गए हैं, उनके टैंक्स व्हीकल्स उनके ऊपर हमला हुआ है और दरूज की प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर जो है सारा किया जा रहा है। तो शाम की जंग तो नेतन्याहू ने छेड़ दी है और साथ ही इजराइल से एक नई धमकी ईरान को आई है। ईरान पर दोबारा हमला करने के वाले से एक पूरा जवाब है वो यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। तो ईरान जंग का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हमने ये पूरा पैटर्न देखा है इन 21 महीनों के अंदर। जब जब नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरने के करीब आई है उसने कोई ना कोई नया अग्रेशन किया है, तो इसलिए ये टाइम बड़ा खतरनाक है। लास्ट टाइम बिल्कुल नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिरने के करीब थी और उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो इस वक्त भी कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ नए ऑपरेशन किए हैं जिसमें एक बार फिर इजरायली फौजियों को कैदी बनाने की अटेम्प्ट की गई है। शदीद जिल्लत और पूरी तरह से इजरायली फौज जो है वो उसकी ताकत एक्सपोज हो रही है। फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक और ऑपरेशन करते हुए इजरायली फौजियों को जंगी कैदी बनाने की अटेम्प्ट की है जिसमें इजरायली फौजी मारे भी गए हैं। अगली बात यह है कि कल से आलमी मंजरनामे के ऊपर बहुत बड़ी तब्दीली आई है और जो एक थोड़ा सा एक विंडो बाकी थी कि दुनिया में सूरत हाल रिवर्स हो सकती है, पीस हो सकता है, यूक्रेन का सीजफायर हो सकता है, वो विंडो भी खत्म हो गई है। नाज़रीन, कल जो है वो ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया और अब उसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कल उसने कहा कि पेट्रियट मिसाइल देगा और ऑफेंसिव वेपन देगा। अभी यह खबर सामने आ रही है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है। ये यानी बहुत बड़ी तब्दीली है आलमी मंजरनामे के ऊपर क्योंकि ट्रंप के आने से आलमी मंजरनामा थोड़ा सा बदला था। खासकर यूक्रेन के हवाले से बहुत ही बदल गया था क्योंकि पुतिन और ट्रंप की बरह टॉक शुरू हो गई थी। मिडिल ईस्ट के हवाले से इतना नहीं बदला, लेकिन यूक्रेन के हवाले से बहुत बदल गया था। बड़ी प्रोफाउंड लेवल की तब्दीली आ गई थी कि एक अमेरिकी सदर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा था, अगला अमेरिकी सदर आकर पुतिन से कॉल पर बात कर रहा है, जंगबंदी कर रहा है, बराह रास्त रशियन अमेरिकन की टॉक शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ वो कह रहा है कि ये नेटो का कसूर है और ज़ेलेंस्की का कसूर है। तो आज कहां पर मामला चला गया है? आज दोबारा वहां पर मामला चला गया है कि अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहा है, जिसके जवाब में पुतिन ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि हम इसके जवाब में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। और उधर जर्मनी जो न्यूक्लियर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की उस वक्त तैयारी कर रहा है, इसी वीक या इसी महीने वो दे दिए जाएंगे, जिसके जवाब में रशिया ने कहा है कि हम बर्लिन को हिट करेंगे। और ये बात सब वहां पर जानते हैं कि पुतिन ये दूसरी दफा भी नहीं सोचेगा। अगर इनसाइड अटैक होता है रशिया में इन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से, पुतिन दूसरी दफा भी नहीं सोचेगा और वो अटैक कर देगा। उसकी वजह यह है कि ये रशिया के सर्वाइवल का मामला है। आप सोचें कि अगर अमेरिका में डीप इनसाइड अटैक हो, अगर बर्तानिया में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, तो उनका जवाब क्या होगा? तो रशिया तो उनसे बड़ी पावर है, उनके बराबर की पावर है, तो वो इसी तरह से रिस्पॉन्ड करे। तो दूसरी बार पुतिन सोचेगा भी नहीं और रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि पुतिन ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ना स्ट्रेटेजिक हवालों से, ना पॉलिटिकल हवालों से, ना जो है वो मिलिट्री के मोराल के हवाले से, किसी भी हवाले से अफोर्ड नहीं कर सकता कि रशिया के अंदर हमले होते रहे और नेटो रशिया को कमजोर करता रहे और फिर 1 साल बाद, 6 महीनों बाद या 1.5 साल बाद नेटो बराह रास्त हमला कर दे और रशिया की एक बड़ी ताकत ऑलरेडी तबाह हो चुकी हो थ्रू यूक्रेन। ठीक है ना? तो ये रशिया अफोर्ड नहीं करेगा, बल्कि बराह रास्त जो है वो अटैक कर देगा। तो ये बात तो खुद ट्रंप दोहराता रहा है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को क्या कहा था? यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। इस बात को तो खुद ट्रंप दोहराता रहा है, लेकिन वो बिल्कुल फेल हो गया है। और ट्रंप ने जो कैंपेन की थी, अब देखिए अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है। ट्रंप ने जो कैंपेन की थी उसका जो आखिरी नुक्ता था यूक्रेन की जंग खासकर रुकवाने का, वो भी बिल्कुल ट्रंप उसमें फारे हो गया। यानी मिडिल ईस्ट में वो अमन नहीं करवा सका, बल्कि उसने आकर तिजारती जंगें छेड़ी। गजा में जो है वो जारियत जारी है। ईरान के ऊपर उसने हमला कर दिया और इजराइल से हमला करवाया जो आज तक कोई अमेरिकी सदर नहीं करवा सका। बहुत सारी चीजें उसने की और आखिरी चीज ये थी कि यूक्रेन की जंग, वो भी अब उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का ऐलान कर दिया। तो बेसिकली ट्रंप जो है वो एक इनकॉम्पिटेंट शख्स जो है वो साबित हुआ है। ये अब अमेरिका में कल से बहुत बड़ी डिबेट और खासकर अब ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की खबर आ रही है कि बिल्कुल ट्रंप जो है वो इनकॉम्पिटेंट शख्स साबित हुआ है और अमेरिका के अंदर रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ट्रंप ने पीस का नारा लगाया था। ठीक है ना? पीस का नारा लगाकर वो हुकूमत में आया है। भाई, अमेरिका की जो सोसाइटी है वो तो वहीं पर खड़ी है, वो जंगें नहीं चाहती, इसलिए वो ट्रंप को लेकर आए हैं। इसलिए उन्होंने बाइडेन को और डेमोक्रेट्स को जो है वो इबरतनाक शिकस्त दी है। और ट्रंप इतनी ज्यादा मेजॉरिटी और पॉपुलैरिटी के साथ, क्या उनको ट्रंप की शक्ल पसंद है? नहीं, उनको ट्रंप का ये नारा पसंद है कि जंगें नहीं होनी चाहिए। तो ट्रंप इस हवाले से बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट साबित हुआ है।
अब वो ये कह रहा है, अच्छा जी वो रशिया नहीं मान रहा, अच्छा फलानी मारो। भाई आप किस मर्ज की दवा हैं? क्या आप अपनी कैंपेन में ये बता रहे थे कि रशिया नहीं मानेगा, ये नहीं होगा? और इनकॉम्पिटेंस है ना, क्या मसले को हल नहीं? भाई रशिया तो पहले दिन से सीजफायर के लिए तैयार है, तो ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है कि आप मसले को हल नहीं कर सके। और ट्रंप इस वाक्य के बाद तो फुल बाइडेन साबित हो गया, यानी मिडिल ईस्ट के मामले पर वो हाफ बाइडेन साबित हुआ, क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसी थी रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट, ट्रंप की भी वही पॉलिसी रही, गजा में जो जारी था वो जारी रही। यूक्रेन में ये फर्क था, ठीक है ना, यूक्रेन में ये फर्क था कि बाइडेन की पॉलिसी कुछ और थी, ट्रंप की कुछ और थी। बाइडेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए थे और ट्रंप ने जब मुकम्मल सपोर्ट बंद कर दी। तो अब इस वाक्य के बाद ट्रंप जो है वो बेसिकली फुल बाइडेन जो है वो साबित हो गया है, और पीस से अब वो पेमेंट के ऊपर आ गया, यानी ये जो सारा सफर हुआ है वह चंद महीनों के अंदर ट्रंप एक्सपोज हो गया है। पीस से पेमेंट, अब वो ये कह रहा है कि ये जो हम असला देंगे ये पे करेगा यूरोप और नेटो करेगा, ठीक है। यानी अब बात पीस की थी, लोगों के मरने की थी, अब वो आ गया है पेमेंट के ऊपर। पीस से पेमेंट तक का ये सफर है कि पैसे वो पे करेंगे। और भाई पैसे पे करेंगे क्या मतलब है? मामला तो जंगों का है, लोगों के मरने का है। और वहां पर जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, रशिया मजबूर होगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने पर, वहां पर अल्टीमेटली नेटो और यूक्रेन की रशिया की जंग छिड़ जाएगी। तो उसमें क्या अमेरिका मुतासर नहीं होगा? मसला तो जंगों का है और ओवरऑल अमेरिकी परसेप्शन का है जो पूरी दुनिया में है, अमेरिकी सॉफ्ट पावर का है, अमेरिकी सिक्योरिटी का है। तो वो ट्रंप साहब जब वो क्या मैसेज, तो वो बिल्कुल जब वो फेल हो गया है। और ये बात बताने का मकसद ये है कि जेफरी एप्स्टीन का मामला अपनी जगह पर, गजा के हवाले से जो वोट ट्रंप को पड़ा है बाइडेन की मुखालफत में, वो मसला अपनी जगह पर। अब यूक्रेन का मसला, यानी वो जंगें भी फारिग हो गई, हर चीज में ट्रंप फारिग हो गया। तो इसीलिए अब जो अंदरूनी रिजेंटमेंट है वो ट्रंप के खिलाफ बहुत बढ़ने जा रही है इस सारे फेलियर के बाद। वो एक चीज भी, और आप देखें जंगे वो क्यों रुकवा रहे हैं? क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिका दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। इलोन मस्क और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बात कर चुके हैं, दीगर इलोन मस्क इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये जो अमेरिकी सपोर्ट है, फिर रशिया ने तो अमेरिका को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ था, ट्रंप के आने के बाद सूरत हाल बदली, तो अब रशिया दोबारा से अमेरिका को वैसे ही ट्रीट करेगा और उसके खिलाफ वैसे ही इकदाम उठाएगा, ठीक है। और जो ब्रिक्स बनी है, और ये जो रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया करीब आए हैं, ये इसी वजह से आए हैं कि वो पूरे वेस्ट के साथ लड़ रहे थे, और जो अलायंसेस तेज हुए हैं, और जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है और जो नई करेंसी है वो इसी वजह से हो रही है कि अमेरिका किसी को सांस नहीं लेने दे रहा, वो जंगों को रोकने के लिए तैयार नहीं है, नेटो जंगों को रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो यही चीज तो नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आ रही है। तो ट्रंप ने उसमें क्या अचीवमेंट की है? तो इसलिए ये ईरान का जो है ना इत्तेहाद रशिया के साथ, वो और गहरा होगा, क्योंकि अब अमेरिका भी दोबारा से रशिया के ऊपर हमलावर हो चुका है, वो बाकायदा लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो देने जा रहा है। तो ये आलमी जंग है, मैं आपको बता दूं, और उसमें सिर्फ पॉज था ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने खुद कहा यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3, तो अब ट्रंप उसी रास्ते के ऊपर दोबारा चल पड़ा है। और इसका एक जो यूक्रेन का इन्वॉय है कीथ केलोग, ये डीप स्टेट का एक नुमाइंदा है, और इसको जब अपॉइंट किया गया था, जब ट्रंप के आने के फौरी बाद इसको अपॉइंट किया गया, तो रशिया ने कहा कि हम इससे बात नहीं करेंगे, इसको जरा साइड पे रखो। इसलिए स्टीव विटकॉफ को इसने भेजा, ठीक है। उसके साथ ट्विटर ने मुलाकातें भी की। कीथ केलोग जो है वो बड़ा साइड के ऊपर रहा है। कल से कीथ केलोग जो है वो एक्टिव हो गया, और जेलेंस्की के साथ उसकी मुलाकात भी हुई है। तो वो सारे लोग जो जिनको न्यू कॉन्स आप कहते हैं, जो मतलब जंगे छेड़ने के और वो सारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो उसके नुमाइंदे जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट कर चुके हैं, और ट्रंप जो है वो हर महाज के ऊपर फारे हो गया है। इसकी मेगा वाली बेस भी वो नाराज है। जेफरी एप्स्टीन का मामला अपनी जगह पर, गजा के हवाले से जो इसकी रेप्यूट पूरी दुनिया में और खुद अमेरिका के अंदर जो इसके खिलाफ रिजेंटमेंट है, और अब ये यूक्रेन की जंग भी फारिग हो गई है, और वो दोबारा से अब तेजी के साथ आलमी जंग की तरफ जाएगी। तेजी के साथ अब टेंशन वहां पर बढ़ेंगी। नेटो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रशिया बार बार वार्न कर रहा है, ठीक है, और जाहिर है कि वो अपने इकदाम उठाएगा। और ये जो मर्जी कर लें, रशिया को ये प्रेशराइज नहीं कर सकते कि ये असला दे रहे हैं तो रशिया प्रेशराइज होकर पीछे हट जाएगा। वो उसकी एग्जिस्टेंशियल वॉर है। अगर उसका बुनियादी मसला नेटो वाला नहीं सुना गया, नेटो के एक्सपेंशन का, तो वो आगे बढ़ेगा। इसलिए ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि रूट कॉज को नेटो यूरोप हल करने के लिए तैयार नहीं था। अब ट्रंप भी उसी रास्ते के ऊपर जब चल पड़ा है, तो बाइडेन पर तनकीद करके वो आया था, अब वो एक फुल बाइडेन जो साबित हो चुका है। तो ये सूरत हाल है। अब जरा अगर हम नेतन्याहू के हवाले से जो हेडलाइंस है मैं आपके सामने रखूं, तो जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है वो विड्रॉ कर गई उसकी कैबिनेट से, और उसने गवर्नमेंट गिराने की धमकी दी, ओवरऑल कोalition से निकलने की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब जो एक और पार्टी है, इसका नाम है शास पार्टी। शास पार्टी जो है वो भी निकलने जा रही है। जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स निकली है, उसके बाद नेतन्याहू की जो सीट्स हैं वो 61 रह गई हैं, और 61 ही चाहिए होती हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मेजॉरिटी है 61, तो उसके पास रह गई 61। अब शास पार्टी निकल गई, तो वो मेजॉरिटी जब उसकी खत्म हो गई, और उसकी गवर्नमेंट जब वो गिरने के तरफ जब चली गई है। अब वहां पर बड़े हंगामी इकदाम होंगे, बहुत जल्द वोटिंग भी हो सकती है, यानी वही प्रोसेस जो ईरान जंग की वजह से रुक गया था, दोबारा वहां पर शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी पार्टी नेतन्याहू के उससे निकल गई है।
अब शास मूवमेंट जो है ये विड्रॉ करने जा रही है गवर्नमेंट से इन लेस देन 24 आवर्स, ये खबर आ गई है, वो विड्रॉ करने जा रहे हैं। नेतन्याहू गवर्नमेंट क्रम्बल्स एज अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स वॉक्स आउट ओवर ड्राफ्ट बिट्रेल। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने हमारे साथ बिट्रेल किया है, क्योंकि इसने हमसे वादा किया था कि हमारे जो रईदी हैं उनको फौज में भर्ती नहीं किया जाएगा, लेकिन इसने हमारे साथ जो है वो बिट्रेल किया है। नेतन्याहू's coalition is on the verge of collapse, बिल्कुल कोलैप्स के दहाने के ऊपर पहुंच गया है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी क्विट कर गई है। His failure to uphold draft exemption, के हरीदी को एग्जाम्पशन दी जाए वो नहीं दे सका। डीपनिंग पॉलिटिकल फ्रैक्चर एज द गाजा वॉर एंटर्स इट्स 21st मंथ। देखिए एक बात ध्यान में रखें, इजराइल जुल्म कर रहा है, लेकिन ये इजराइल की जो वो सिक्योरिटी है ना, और ये इजराइल की जो ताकत है, ये बिल्कुल इनकी तबाही का रास्ता है। और हम उनके बयानात, उनके लोगों के बयानात भी आपके सामने रखते रहते हैं। वक्त साबित करेगा कि ये बिल्डिंग अचानक कोलैप्स करेगी। ये नेतन्याहू ने जो नुकसान पहुंचा दिया है स्टेट ऑफ इजराइल को, ये आने वाली दहाइयों तक देखे जाएंगे, इसके बड़े लंबे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो आगे जरा देखिए, नेतन्याहू जब वो बिट्रे कर रहा है लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉमिस को, प्रोटेक्टिंग रिलीजियस स्टूडेंट्स, ये वो कह रहे हैं जो हरीदी हैं कि हमारे साथ बिट्रेल किया गया है, लॉन्ग स्टैंडिंग इसका प्रॉमिस था। ही ब्रोक द कॉन्वेंट, पार्टी ऑफिशियल सेड नेतन्याहू's फेलियर टू पास लेजिस्लेशन। और इफ द एलाइड शास पार्टी अगर फॉलो करती है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी को, जो कि अब वो फॉलो करने जा रही है, यानी वो भी निकलने जा रही है, नेतन्याहू कुड बी लेफ्ट विदाउट अ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी। पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट उसकी गिर जाएगी। हिज पॉलिटिकल कैपिटल इज रैपिडली इरोडिंग बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड। उसकी जो सपोर्ट है उसकी गवर्नमेंट की, देखिए यूरोप भी तो करता है ना, अमेरिका भी तो करता है, तो अब्रॉड भी अब वो बिल्कुल फारग हो रहा है और डोमेस्टिकली भी फारग हो रहा है। तो जब जब ऐसा मौका आया है, हमने देखा है कि नेतन्याहू ने कोई जंग छेड़ी है, तो अब उसने फौरी तौर पर सीरिया पर जंग छेड़ दी है। और अल शरा पर इस वक्त शदीद प्रेशर है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लोग भी मारे गए हैं। और अल शरा तो दोस्त कह रहा था इसराइल को और खुफिया मुलाकातें कर रहा था, वो इतनी बात भी नहीं मनवा सका। और देखिए अमेरिकन के साथ उसका सुबह शाम राब्ता है, तो वो इतनी बात भी नहीं मनवा सका कि सीरियन जो है वो कल से 100 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए और सैकड़ों जख्मी हैं, और जमीन के ऊपर भी इसराइल कब्जा कर बैठा हुआ है। शरा की खुद सिक्योरिटी फोर्सेस उसके अंदर मारी गई हैं। तो अल शरा के ऊपर शदीद प्रेशर है कि ये तुम इसको दोस्त कह रहे हो। तो इसराइल को जो भी दोस्त कहता है या जो इसराइल के साथ सुलह की बात करता है बगैर डेटरेंस के, तो उसके साथ यही होता है। इसराइल के साथ जिसने सुलह करनी भी है, उसकी अपनी भी कोई डेटरेंस पावर होनी चाहिए, कोई आंखें दिखाकर फिर सुलह होती है। तो ये इसकी बच्चों वाली बातें हैं, और ये पहले दिन से क्लियर था, और वो हम आज देख रहे हैं। इस वक्त सीरिया को मसला क्या लेबनान से है, क्या हिजबुल्लाह से है, क्या ईरान से है, क्या इराक से है, किसे है? इजराइली वहां पर डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है ना। शाम के लोगों को कौन मार रहा है? इजराइल मार रहा है। इजराइल लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन सीरियन फोर्सेस साइटिंग दरूज प्रोटेक्शन। ये उन्होंने लार्ज स्केल जो एयर स्ट्राइक्स है वो शुरू कर दी हैं, और दरूज की प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर इजरायली जो लीडरशिप है नेतन्याहू, और इन्होंने बाकायदा हुक्म दिया है कि इजरायली आर्मी की जो पोजीशंस हैं सवेदा में, उसके ऊपर हमला किया जाए। अलेज्ड थ्रेट्स टू दरूज कम्युनिटी। अब वो बिला वजह जो है वो दरूज कम्युनिटी के करता धरता बने हुए हैं कि हमने इनको, भाई आपने क्यों बचाना है उनको, वो शाम के लोग हैं, शाम जाने और वो जाने। एंड वायलेशंस ऑफ द डीमिलिटराइजेशन पॉलिसी, कि हमने कहा था ये इलाका डीमिलिटराइज होगा, तो ये दोबारा से उसको मिलिटराइज कर रहे हैं। तो अजीब व गरीब लॉजिक। तो अब जाकर बताया ना अमेरिकन को कि ये देखें इजराइल ज्यादती कर रहा है। तो लेबनान में अमेरिका ने कहा कि इजराइल जो यहां पर बमबारी कर रहा है और पता नहीं कितने लोगों को शहीद कर चुका है, अमेरिका ने कहा कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और जो है वो इजराइल जाने, इजराइल के वायलेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अब ये सीरिया को भी यही वो कह रहे हैं कि भाई सीरिया जाने और इजराइल जाने, तो वैसे वो हर चीज में इजराइल के साथ है। तो ये यहां के लोगों की ना ये इल्यूजन की पॉलिसी का शिकार है, और ईरान इनको बार बार, रेजिस्टेंस इनको बार बार तवज्जो भी दिलाती है, लेकिन क्या किया जा सकता है? अंडर द डायरेक्टिव्स ऑफ द पॉलिटिकल लेवल, ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई यानी को आगे बढ़ रहे थे और आर्मी ने उनको देखकर फायरिंग कर दी, ऐसा नहीं। नेतन्याहू ने बकायदा ऑर्डर किया। क्यों किया है वो आपके सामने सूरत हाल। हमने अटैक किया है व्हीकल्स को, इजरायली आर्मी कह रही है, एफिलिएटेड विद द सीरियन रिजीम। अल शरा की जो फौज आ रही थी उसकी जो व्हीकल्स हैं, टैंक्स है, उसके ऊपर बराह रास्त हमला किया है, इन पे लोग मारे गए हैं। और इजरायली एयरफोर्स हैज लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल अटैक्स ऑन सदर्न सीरिया, लार्ज स्केल अटैक्स। 10 इजरायली रेड्स सवेदा के एक इलाके में हुए हैं, और उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, कैजुअलिटीज उसमें हुई हैं। और इजरायली यानी नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, हम कमिटेड हैं दरूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेस्ड ऑन द ब्रदरली अलायंस विद द दरूज ऑफ इजराइल। हमारा ब्रदरली अलायंस है दरूज के साथ। तो हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि इजराइल हर मुल्क पर हमला करने के लिए एक अलग जवाब बनाएगा, हर जगह पर उसके लिए अलग अलग जवाब मौजूद हैं। ईरान के लिए उसके पास अलग जवाब है, फलस्तीनियों पर उसके लिए जवाब हमास है, लेबनान पर हमला करने के लिए जवाब हिजबुल्लाह है। अब सीरिया का तो हुक्मरान उसको दोस्त कह रहा है, फिर सीरिया पर हमला क्यों हो रहा है? तो ये जब तक इस डिल्यूजन की पॉलिसी से नहीं निकलेंगे, इनके साथ यही होता रहेगा। और इजरायली जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है उसने इसके साथ ईरान को धमकी लगा दी। अब जरा देखिए, कह रहा है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं ईरान की अटेम्प्ट
जो वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इट्स स्ट्रेंथ एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। अब ये जो होता है ना कि हम देख रहे हैं वो रीग्रुप हो रहे हैं, वो रीस्ट्रेंथ कर रहे हैं, वो रीबिल्ड कर रहे हैं, ये इसलिए कहा जाता है कि हमने चूंकि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वो रीबिल्ड कर रहे हैं। कोई ईरान डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कोई ईरान डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक बयानिया है कि रीबिल्ड। अच्छा, दूसरी बात उसमें यह है कि चूंकि वो रीबिल्ड कर रहे हैं तो इसलिए अब हमने दोबारा हमला करना है। ओ भाई तुम कौन, आप नोट, उनकी बदमाशी तो आप नोट करें, यानी इस रीजन में किसी की कोई हैसियत ही नहीं है, वो एक आजाद मुल्क के ऊपर जब चाहेंगे हमला कर देंगे। वो रीबिल्ड कर रहे हो, भाई तुम जो कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम तो जेनोसाइड कर रहे हो। तो इसलिए अगर ये ममालिक जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, गल्फ रियासत इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगी और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है वो इकदाम उठाने की इनको उधर इनकी जो है वो सारी कोशिश रहेगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा इनको, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस और ईरान तो अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और वो बढ़ते रहेंगे। उनको पता है कि इजराइल के साथ कैसे निपटना है, वो सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि गाजा वॉर मस्ट स्टॉप और ये अनएक्सेप्टेबल है जो वेस्ट बैंक के अंदर हो रहा है। और स्वीडन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी स्टेटमेंट आई है, जो गजा की सूरत हाल है दैट इज अनजस्टिफाइबल, इसको किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जारी हुई है, अमेरिकी एम्बेसी जो इजराइल में है उसने कहा है कि ये जो एस्केलेशन हो रही है इसका नतीजा ये निकलेगा कि कैंसिलेशन और रिडक्शन ऑफ एयरलाइंस फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम इजराइल। वेरी इंटरेस्टिंग, अमेरिकी एम्बेसी कह रही है कि सूरत हाल जो खराब हो रही है, दोबारा से इजराइल के लिए फ्लाइट्स या कैंसिल हो जाएंगी मुकम्मल तौर पर या रिड्यूस हो जाएंगी। इसी दरमियान फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक ऑपरेशन किया है इजरायली फौजियों को कैप्चर करने का। ट्रूप कैरियर को उन्होंने निशाना बनाया और वो बताते हैं कि हमने इस तरह से काबू पा लिया कि फौजी को कैप्चर करने ही वाले थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि पीछे से एक इजराइल की नई फौज आ गई और वहां उनकी व्हीकल से हमला हुआ और इजरायली फौजी मारा गया। यानी उन्होंने अपने ही फौजी को जब वहां पर मार दिया, ये एक बड़ा वाकया हुआ है। तो आप जरा नोट करें कि फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज की है, वो फौजियों को पकड़ना क्यों शुरू हो गए, क्योंकि ये इंतहा लेवल की जिल्लत है इजराइल के लिए। इंतहा लेवल की जो एक है ना कि इजरायली सेटलर्स वो देख रहे हैं कि ये उनकी फौज के साथ हो रहा है और ये हमास की बहुत बड़ी कैपेबिलिटी का मुजाहरा है। और ईरान तो कह रहे हैं उनके पास 2 लाख फाइटर्स हैं। तो अब ये बार बार कहते रहते हैं 21 महीनों में इनके बना देखें, हमास रीग्रुप कर रही है, रीबिल्ड कर रही है, ठीक है। वो हमास भी इनसे डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो ईरान इनसे क्या जब डिस्ट्रॉय होना। तो अब मतलब ये आखिरी दर्जे की चीज है कि उनके फौजी कैप्चर हो रहे हैं, यानी हमास इजराइल के पीछे पीछे है और इजरायली आगे आगे भाग रहे हैं और फिर अपने ही फौजियों को मार रहे हैं। इजरायली फौज का मोराल वहां पर क्या होगा। तो इस सारी नाकामियों को वो एयरफोर्स से कवर करते हैं, कभी लेबनान में बमबारी कर दी, कभी शाम में कर दी, कभी कहीं और कर, तो इस सारी नाकामियों को एयरफोर्स के साथ जब वो कवर करते हैं और दरमियान में असैसिनेशंस भी करते रहते हैं ताकि उनकी हैबत कायम रहे। देखें इजराइली है जो हावी है, हालांकि इजराइल हावी नहीं है। अच्छा, अगली बात सुनिए कि यूएस भेजने जा रहा है लॉन्ग रेंज ATACM मिसाइल्स टू कीव, ये रिपोर्ट सामने आ रही है और इसके ऊपर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन जो है वो कमर्शियल गेन्स के लिए, चंद पैसों के लिए, कमर्शियल गेन्स के लिए एंड वांट्स टू रीडायरेक्ट यूरोपियन फाइनेंशियल फ्लोज इन द वेपन सेक्टर टू इटसेल्फ। वेरी इंटरेस्टिंग, रशिया ये कह रहा है कि यूरोपियन जरा होश के नाखून लें। अमेरिका क्या कर रहा है, उनके ऊपर टैरिफ भी लगा रहा है और उनका पैसा निकाल कर अमेरिकी जो डिफेंस सेक्टर है, जो असला के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंपनीज हैं अमेरिका के, वहां पर जा रही हैं, यानी इनका पैसा भी निकल रहा है, टैरिफ भी लग रहे हैं। अब आप देखिए ना, एक तरफ जो ट्रंप की सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, यूरोप जो है अब उसने इसका मतलब ये फैसला किया कि वो जंग को जारी रखेगा। यूरोप ने वेलकम किया है अमेरिका के इन इक़दामात को, लॉन्ग रेंज मिसाइल और ऑफेंसिव वेपन। तो यूरोप ने फैसला किया कि वो जंग जारी रखेगा। क्या यूरोप की इकोनॉमी और यूरोप की सोसाइटी इसको अफोर्ड करती है? जहां जहां पर इलेक्शंस हुए हैं एंटी यूक्रेन वोट पड़ा है, एंटी यूक्रेन वॉर वोट पड़ा है हर जगह पर जहां भी इलेक्शंस हुए हैं। और जो फार राइट का फिनोमेना है वो भी जंगों के खिलाफ है, वो भी जंगें नहीं चाहते हैं, खासकर यूक्रेन की जंग। तो यूरोप की इकोनॉमी इस चीज की इजाजत नहीं देती कि वो इतनी लंबी एक जंग लड़ें, लेकिन फिर भी वो लड़ने का फैसला कर चुके हैं और साथ वो टैरिफ भी देंगे अमेरिका को। टैरिफ का अगर मामला हल भी हो जाता है तो भी तो यहां पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो यूक्रेन को देने हैं और वो पैसा अलग है। जो सस्ती एनर्जी आ रही थी रशिया से अब नहीं आ रही, वो मसला अलग है और उनकी कंपनीज है वो मुतासर हो रही हैं। तो यूरोप को ये जंग किसी सूरत सूट नहीं करती। एक तरफ तो ट्रंप ने जो इकदाम किए हैं उसका नतीजा क्या होगा मैंने आपके सामने रखा है। यूरोप अपने आप को एक बार फिर आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। दोनों आलमी जंगें यूरोप ने वहां से शुरू हुई हैं, अब यूरोप अपने आप को एक बार फिर आलमी जंग की तरफ जब लेकर जा रहा है जो कि न्यूक्लियर वॉर होगी। रशिया की शिकस्त का सोचने वाले, ये तो बिल्कुल ही क्रेजी बात है ना, इंसेन बात है, ये तो पागलपन है रशिया की शिकस्त का सोचना। क्योंकि रशिया की शिकस्त का मतलब यह है कि रशिया टूट जाएगा। इनका बुनियादी गोल भी तो ये है कि रशिया के टुकड़े हो जाए, तो रशिया के टुकड़े आलमी जंग से पहले हो जाएंगे, न्यूक्लियर इस्तेमाल किए बगैर हो जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी तबाही को दावत दे रहे हैं कि अब तमाम रास्ते खत्म हो गए यूक्रेन की जंग रोकने के। तो क्या एक दिन रशिया सरेंडर कर देगा?
ये रशिया कहेगा ठीक है, रशिया तो वैसे भी ऑन ग्राउंड जीत रहा है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी तबाही का रास्ता जो लिया गया है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।